हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोज भी प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। और इसके साथ ही आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं बुक्स और ई बुक्स, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। प्लीज उनको देखिएगा जरूर, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, क्योंकि इनके साथ ही आप अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनको क्रैक करने में बहुत ही सामग्री जुटा पाएंगे, क्योंकि इनमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स, एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, ताकि आपको कहते हैं ना कि गागर में सागर भरा हुआ है, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में दिलाएगा सफलता। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तकें पूरी कर ली हैं, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की ही पाठ्य पुस्तक जो कि लेखन की है, अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 12वीं। ठीक है, इसमें पार्ट 3 है 12वीं का, आपको पता ही है। पार्ट 3 से स्टार्ट हुआ है हमारा 12वीं, जो कि आपकी पार्ट 3 है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो आपके दोनों कोर्स के लिए, कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए वैल्यूएबल है, एनसीईआरटी द्वारा ही है, जिसमें दोनों कोर्स के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपकी बुक है, ये आपने देखी है। तो यहां पर हम करने वाले हैं चर्चा इसी पार्ट की, जो कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम करेंगे पाठ का सार, अर्थात जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनकी सहायता से लेखन कार्य किया जाता है, और पाठ्य पुस्तक में किस तरह के तरीके सुझाव दिए हैं जिनको हम अपनी परीक्षा में भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, जैसे प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। आपने बिल्कुल सुना होगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि इसके विषय में आपने कक्षा 11th में भी पढ़ लिया है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। ऐसा नहीं है कि जिस चीज में अच्छाई है तो बुराई ना हो, हर एक, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी होती ही होती हैं। तो यहां हम चलते हैं जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियों की तरफ। तो खूबियां मतलब विशेषताएं और खामियां मतलब कमियां। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंट, जो कि मुद्रित माध्यम है। प्रिंट माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं की परीक्षा में ही आपको कार्य आने वाली हैं या काम में आने वाली हैं, आपके दैनिक जीवन में भी ये सब कुछ काम में आने वाला है। रेडियो, समाचार की संरचना। रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी बुनियादी बातें। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं तो देखिए, सुनिए ध्यान से। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली किस तरह की होगी। इंटरनेट, जैसे इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास हम पढ़ेंगे। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता किस तरह की है, उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। हिंदी नेट संचार कैसा है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं, कई तरीके हैं लेखन के भी, कई तरीके। नहीं, सिर्फ ये नहीं कि हम पेन और पेपर पर ही लिख सकते हैं, अब तो कई तरीके आ गए हैं जिनके माध्यम से लेखन कार्य किया जा सकता है। जैसे अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली होती है, अलग विधा होती है, अलग तरीका होता है, जबकि रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखना एक अलग कला है। सबके लिए अलग अलग, ऐसा नहीं है कि हम जो अखबार या पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं वही हम टेलीविजन के लिए लिखेंगे। सबके लिए अलग अलग कला है, अलग अलग स्किल है। चूंकि माध्यम अलग अलग है, इसलिए उसकी जरूरतें भी अलग अलग है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अब विभिन्न माध्यमों के लेखन जो है, पाठ का हमारा नाम ही है कि कई तरीकों से लिखा जाता है विभिन्न माध्यमों के लिए। तो इसके लिए अलग अलग तरीकों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों और श्रोताओं और दर्शकों की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाता है, कि पाठक जो पढ़ रहे हैं, श्रोता जो सुन रहे हैं, और दर्शक जो देख और सुन रहे हैं। ठीक है, जैसे टेलीविजन जो दृश्य और श्रव्य दोनों है, रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है, तो और जो समाचार पत्र है वो सिर्फ पठन माध्यम है। तो ये सभी बातें हैं जो दर्शकों को, पाठकों को और श्रोताओं को ध्यान में रखकर लिखी जाती हैं। उन सबको ध्यान में रखकर ही आगे इस कार्य को बढ़ाया जाता है। जैसे देखिए,
प्रिंट या मुद्रित माध्यम जो कि पढ़ा जाता है, जो कि पाठकों की एक विशेष मतलब रुझान होता है इस तरफ, जिसमें न्यूज़पेपर्स आते हैं। न्यूज़पेपर्स भी कई तरीके के होते हैं, कई अपने अपने, जैसे चाहे वो भास्कर हो, पत्रिका हो, बहुत सारे समाचार पत्र हैं जो एक उनके लिए एक विशेष पाठक वर्ग तैयार हो जाता है। हमारे पास तो यही समाचार पत्र आता है और कई मतलब उनके पूर्वज यही समाचार पत्र पढ़ते आ रहे हैं यदि हम वर्तमान से देखें। दूसरा है हमारा रेडियो, जो कि श्रव्य माध्यम है। ये पढ़ने का माध्यम है, ये सुनने का माध्यम है। श्रव्य मतलब सुनना, ठीक है। और ये है टेलीविजन, जो कि श्रव्य और दृश्य दोनों है, जिसमें सुना भी जाता है और देखा भी जाता है, ठीक है। उसके साथ ही हम चलते हैं इंटरनेट की तरफ, हाँ, जो कि इन सब से थोड़ा महंगा तो है, लेकिन उसमें ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि उससे अछूता रहा हो। इंटरनेट ने तो संपूर्ण दुनिया को जैसे जोड़ कर रखा है, तभी तो हिंदी में इसको कहा जाता है अंतर्जाल। इस तरह का जाल फैला हुआ है, हर एक, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, सब कुछ यहाँ मिलती है। समाचार पत्रों में समाचार पत्र ही दिखाई देंगे, ठीक है। रेडियो में रेडियो सिर्फ सुनाई देगा, टेलीविजन ये करेगा। लेकिन यदि बात करें हम इंटरनेट की, तो इसमें ये सारी चीजें यहां पर उपलब्ध हैं। आप कोई सा भी समाचार पत्र इंटरनेट पर पूरा हूबहू पेज टू पेज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये है इंटरनेट की खासियत। अब देखिए, हम नियमित रूप से अखबार तो पढ़ते ही हैं, इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं। अब तो यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो रेडियो बहुत कम हो गया है। जब हम छोटे छोटे थे तब घरों में रेडियो हुआ करते थे। बताइएगा आप कि क्या आपके घर में कोई रेडियो है जिसको आपने सुना हो? संभव है कि हम कभी कभी इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हैं। हमने गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचार के लेखन और प्रस्तुति में अंतर है। क्या आपने ये आभास किया है? क्या आपने ये अनुमान लगाया है कि हाँ भाई, चाहे हम समाचार पढ़ रहे हो या फिर हम टेलीविजन पर देख रहे हो या फिर हमने रेडियो में सुने हो, सब में कुछ ना कुछ तो अंतर रहता है ना। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुने और इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़ें, तो क्या होगा कि अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको फर्क नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शैली है, अपना अपना तरीका है, ठीक है। निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में हमें कई अंतर देखने को मिलेंगे। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है, कौन सा, कि अखबार पढ़ने के लिए है, ठीक है, रेडियो सुनने के लिए है, जैसा अभी मैंने बताया आपको, जबकि टीवी देखने के लिए भी है और सुनाई भी दे रहा है। जैसे मान लो हम कहीं दूर हो, टेलीविजन चल रहा है तो हम उसको सुन भी सकते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट पर तो पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये तीनों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है, ठीक है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी होगा कि आखिर इन लेखन में कौन कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कहने को वो बारीक चीजें हैं, लेकिन बारीक चीजों से ही बड़ा बनता है। रेत है ना, पतला रेत का कण ही घर बना देता है, मीनारें खड़ी कर देता है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों से परिचित हो। देखिए, किसी में तुलना करने के लिए हमें दोनों की खूबियां और खामियां जानना जरूरी है, तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ ये बेहतर है या इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं। यदि हम सिर्फ एक पक्ष को देखेंगे तो हम किसी की बेहतर या उसकी खूबियां खामियों को सही से नहीं जान पाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हम इन तभी समझ सकते हैं जब हर माध्यम की विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों से परिचित हों। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। खबर लिखते समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की जरूरत को भी समझना पड़ता है कि आखिर इनमें क्या क्या जरूरत है, जो कि पाठकों या श्रोताओं की या दर्शकों की डिमांड है, ठीक है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से हमारा रोज कम या ज्यादा वास्ता पड़ता है। अब हम देख रहे हैं उनकी खूबियां और खामियां। अगर हमसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, बताओ,
तो क्या जवाब दोगे आप? कि चाहे वो आपका समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो या फिर इंटरनेट हो, तो आपसे यदि पूछा जाए, मान लो मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, बिल्कुल क्लास 12 स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इनमें से आपको क्या सही लगता है, क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, तो आप क्या जवाब देंगे? हम तब सही जवाब दे पाएंगे जब हमने इन सब को देखा, सुना या समझा होगा। हम यदि सिर्फ एक को ही देख रहे हैं तो हम एक के बारे में ही खूबियां बताते जाएंगे या कुछ कमियां नजर ही ना आए शायद, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि दूसरे और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आती है यहाँ की अगर हमसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो हमारा जवाब क्या होगा? शायद हम थोड़ा सोच में पड़ जाएं। हमारा उत्तर चाहे जो हो, इतना तो तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब तो नहीं होगा। ठीक है, संभव है हमें टीवी ज्यादा पसंद हो और हमारे दोस्त को रेडियो। हमारा दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत में या कुछ और काम करते हुए सुनता हो, इसी तरह हमारे किसी और साथी को पढ़ना पसंद हो। हर एक की अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना इंटरेस्ट है। सब ऐसा नहीं कि भाई मुझे टेलीविजन या टीवी देखना पसंद है तो सबको भी वही होना चाहिए जितने मेरे घर परिवार में सदस्य हैं। नो, सबकी अपने अपने इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी रुचियां हैं और उसके फुर्सत क्षण अखबार तथा पत्रिकाओं के साथ गुजरते हो, जबकि हमारा कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते या कुछ और पढ़ते देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। सबकी अपनी अपनी कहा ना कि सब अपने अपने तरीके से देखते हैं। हम या हमारे अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं और खूबियां हमारी और हमारे अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियों, जरूरतों और पहुंच के अनुकूल है। किसी भी, जैसे हम यहाँ पर संचार की बात कर रहे हैं, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है तो जरूरी तो नहीं है कि वो हमारे दोस्त को भी अच्छा लगता हो। बस ठीक इनकी भी ऐसी है कि बहुत सारी, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, इंटरनेट हो, सबको अपनी अपने सोच, विचार, कंफर्ट जो जोन रहता है उसके अकॉर्डिंग सबको सब कुछ पसंद रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों, जरूरत और स्वभावों के मुताबिक माध्यम चुनते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं, तो कुछ कमियां भी हैं जो कि बिल्कुल रियलिटी है, वास्तविकता है, जिनके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम। चाहे कोई, अब जैसे कोई टेलीविजन है, उसमें समाचार का तरीका या फिर किसी को जो समाचार वाचक है कोई पसंद है तो किसी को कोई पसंद है, ये सब अपने अपने अनुसार होता है। अब है कि इससे हम यह नहीं समझ सकते कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है या कोई एक दूसरे से कमतर है। सब अपने अपनी जगह पर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये तो सब व्यक्तियों की सोच और समझ पर निर्भर करता है कि कौन किसको कितना ऊपर उठा दे और कौन किसको कितना कम कर दे। ठीक है, सबकी अपनी कुछ कमियां और खूबियां हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के साथ एक साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। ठीक है, अब अलग अलग रंग देखे जाते हैं, अलग है, लेकिन इंद्रधनुष जब दिखता है तो उसकी छटा निराली होती है। वैसे ही जनसंचार माध्यम है, जब इनको ओवरऑल देखा जाता है तो भाई इनका तो जवाब नहीं। ठीक है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। यहाँ पर प्रतिद्वंदी मतलब समझते हो ना, कॉम्पिटिटर। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि क्या होता है। नंबर एक, अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। जैसे हमारे पास समाचार पत्र है, हम पढ़ रहे हैं तो अपने तरीके से रुक जाएंगे और थोड़ा सोच समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। समाचार पत्र की खूबी। जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है, इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। अब बात कर रहे हैं हम टेलीविजन की, तो वहां पर हम जो देख रहे हैं चित्र, वो देखकर हमको एकदम लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाता है ना। अच्छा, तो यहाँ ये हो गया, तो एकदम हम उसी से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, जो कि समाचार पत्र में ऐसा नहीं है। हम उसको पढ़ सकते हैं लेकिन देखकर हूबहू वैसा अनुभव बहुत कम हो पाता है। कब हो पाता था? जब टेलीविजन नहीं थे, क्योंकि एकमात्र साधन सिर्फ और सिर्फ पठन योग्य था समाचार पत्र। तब जरूर कि अच्छा तो यहाँ ऐसा हुआ होगा, कहानियां भी बहुत प्रचलित थी, सुनाई जाती थी। ठीक है, दूसरा है रेडियो पर खबर सुनते हुए हम जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम से नहीं। ठीक है,
एकदम उन्मुक्त, मतलब पूरी तरह से आजाद या स्वतंत्रता का महसूस करते हैं कि बहुत बढ़िया, कैसे हम उसको चाहे जहां ले जाएं उठाकर, वो हमारे साथ साथ खबरें सुनाता रहता है। ठीक है, अगला है इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता। इंटर एक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बात कर रहे हैं इंटरनेट की। बस एक बटन दबाते ही हम सूचनाओं के अथाह सागर में पहुंच जाते हैं। जिस किसी भी विषय पर हम जानना चाहते हैं, इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। कुछ भी हो, कहीं की देश विदेश किसी के विषय में बातें, जानकारी, कहाँ की बातें, चारों दिशाओं की खबर, बस आपको सर्च करनी है और वो आपके सामने हाजिर हो जाती है। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ। जबकि समाचार पत्र अभी भी है, टेलीविजन अभी भी है, इंटरनेट तो है ही। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट आ जाने से टेलीविजन को टाटा बाय बाय कह दिया हो, या टेलीविजन के आ जाने से न्यूज़पेपर्स को टाटा बाय बाय कह दिया हो। सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी पैठ बनाए हुए हैं। ठीक है, बल्कि इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास भी हो रहा है। अब हम इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियों और कमियों की जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से है। जैसे प्रिंट यानी मुद्रित, मुद्रित मतलब छपा हुआ। ठीक है, माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है प्रिंट माध्यम। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। याद रखिएगा, प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि मुद्रण की शुरुआत कब से और कहां से हुई, तो चीन से ही हुई है मुद्रण की शुरुआत। लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी। अब यदि बात करते हैं, चीन से तो शुरुआत हुई है मुद्रण की, लेकिन जिस छापे खाने की बात करते हैं, जहां पर छापा खाना है, जहां पर प्रिंट होते हैं, उसका आविष्कार का श्रेय जाता है जर्मनी के गुटेनबर्ग को। छापा खाना यानी प्रेस, ठीक है, कि आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर ही बदल के रख दी। यस, यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में गोवा में खुला। प्लीज स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा, पहला छापा खाना भारत में खुला जो कि 1556 में गोवा में। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का जो व्यापक विस्तार है वो भी हुआ है। प्रिंट या जो मुद्रित है, प्रिंट मतलब समझ गए ना, जो छपी हुई होती है, उनकी विशेषताएं देखते हैं हम। प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं, तो प्रिंट माध्यमों के वर्ग में जैसे अखबारों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि को शामिल किया जाता है। दैनिक जीवन में इनका विशेष महत्व है। प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं निम्नलिखित है, हर एक को ध्यान से सुनिए। नंबर 1 है, प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है, अर्थात हम उनको रख देंगे और कभी भी चाहे तो हम पढ़ सकते हैं, या किसी को हम बताना चाहें तो तुरंत हम फिर से उसी बात को पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि वो स्थायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। जिसको जिस तरीके से पढ़ना होता है उस तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगला है, पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुककर सोच विचार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। एक बार पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि वो तो गई, अब नहीं आएगी वापस, वो फिर से हम पढ़ सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं। अगला है, इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। जिसको भी हमें पढ़ना हो कि हमें भाई ये पढ़ना है, हमें ऐसा पढ़ना है, तो हम उससे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ लिया है अब उसको हम स्टार्टिंग से ही पढ़ना होगा। ठीक है, इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। बहुत, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी खबर आई है जो अभी आप स्टूडेंट हैं, तो आपके स्टूडेंट्स रिलेटेड, या आपने कोई मैच जीता है या कुछ भी और समाचार पत्र में आ गया, रिजल्ट के बारे में आ गया, तो उसको आप रख सकते हो अपने आप के एक फाइल, जो पोर्टफोलियो बनता है उसमें आप रख सकते हो संभाल कर, और कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह लिखित भाषा का विस्तार है जिसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं निहित है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप परीक्षाओं में लिखते हो, मैं बार बार यही कहती हूं कि सबसे पहले
हमें अपनी व्यवहारिक भाषा में उत्कृष्टता लानी होगी। यदि हमारी व्यवहारिक भाषा उत्कृष्ट होगी तो हमें जब लिखित भाषा या जब हम परीक्षाएं दे रहे होंगे तो अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बोलचाल की भाषाओं में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए ताकि हम परीक्षाओं में बहुत अच्छे से लिख सकें। देखिए लिखा है ना कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, डिसिप्लिन मैनर में होती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना ही पड़ता है। इसके अलावा उसे एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएं। ऐसा नहीं है कि हम जिस भाषा में बहुत निपुण हैं या कुशल हैं हम उसी भाषा में लिखेंगे। तो ये लिखित भाषा कब प्रमाणित मानी जाती है? तब और अधिक। कैसे, कौन सी भाषा को सबसे अधिक माना जाता है सही? जो अधिक लोगों को समझ में आ सके। तभी तो हिंदी हमारी राजभाषा है ना, सभी राजकाज के कार्य हिंदी में होते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी भारत के अधिकतम क्षेत्रों में बोली और समझी जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है, मुद्रित माध्यमों की अन्य विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास ना सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। अर्थात आप बहुत अच्छे रीडर, जो बहुत अच्छा पाठक होता है वो बहुत अच्छा वक्ता भी होता है। हाँ, आपने ये जरूर सुना होगा कि जो अच्छा श्रोता होता है वो बहुत अच्छा वक्ता होता है। तो पाठक होगा, श्रोता होगा, वक्ता होगा, ये तीनों जो है क्वालिटीज, स्किल्स या कुशलताएं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ठीक है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। बिल्कुल, कि जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उन्हें वही पढ़ सकता है जो शिक्षित हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि प्रिंट जो माध्यम है उसकी सीमाएं या कमियां क्या है। अभी हमने खूबियां जान ली, क्या क्या खूबियां जानी बताओ। हमने जाना ना कि इसे पढ़ा जा सकता है, अपने हिसाब से पढ़ा जा सकता है और उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, संदर्भ के रूप में काम आ सकता है। इसको पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा सोच विचार में खो सकते हैं, फिर आगे पढ़ सकते हैं, या हम अपने अकॉर्डिंग जब समय मिलेगा तब पढ़ सकते हैं। बहुत सारी मतलब स्थायित्व होता है। सबसे पहली बात कि ये तुरंत डिलीट नहीं हो जाती है, डर नहीं रहता है, रख दो आराम से, जब चाहो जब पढ़ लो। अब हम चलते हैं कि इसकी कमियां क्या हैं, कौन कौन सी इसकी सीमाएं हैं या लिमिटेशंस हैं। तो मुद्रित माध्यमों की कमियां हैं निम्नलिखित। पहला है, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है। अर्थात जो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, उनके लिए मुद्रित माध्यम कोई काम का नहीं है। तभी तो कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट है, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जो भी मुद्रित माध्यम है, जैसे जो भी समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हैं, उनको ये अपने पाठकों की भाषा और ज्ञान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह के उनके पाठक हैं, किस तरह के उनके जो मतलब है कि वो किस तरह की बात चाहते हैं, उसी प्रकार की बातों को उनको प्रिंट करना पड़ता है, मुद्रित करना होता है। अगला है, पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक जो मुद्रित है, कोई भी समाचार पत्र हो, भास्कर की हम बात करें तो उसका एक विशेष वर्ग हो जाता है ना कि हम ये यही पढ़ते हैं, ये यही पढ़ते हैं, तो उनकी रुचियों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि तुरंत जो हुआ है उसको दिखा दें। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, एक समय रहता है उनका निश्चित। जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अगला है, अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लिए लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो वो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रिंट या मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह, स्पेस, ठीक है, इसका पूरा ध्यान रखना होगा। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर 250 शब्दों में
रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो उस शब्द सीमा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती है, सीमित जगह है। यदि किसी के लेख के लिए किसी ने कहा कि हमें आपके समाचार पत्र में ये खबर छापनी है, तो वो कह देंगे भाई इतने से, जैसे 200 से 250 शब्द होंगे, ठीक है। यदि हम लंबा चौड़ा सा कुछ देख देंगे तो वो उसमें शॉर्ट करके सिर्फ और सिर्फ उसको लिमिटेड करके उसको छापेंगे। क्यों? क्योंकि उतनी ही सीमित जगह होती है। नेक्स्ट है, मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर, ठीक है, तभी तो जो भी समाचार पत्र या पत्रिकाएं रहते हैं कई दौर से गुजरते हैं। इस पहले ये किया गया, लिखा गया, प्रिंट किया गया, एडिट किया गया, ताकि कहीं कुछ अशुद्धियां ना रह जाएं। यदि अशुद्धि रह गई तो वो अशुद्धि वहीं चिपकी रह जाएगी। ऐसा नहीं कि मोबाइल पर या लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर जो हुआ है उसको तुरंत डिलीट करके सही कर देंगे। छप गया सो छप गया, क्योंकि स्थायित्व हो जाएगा ना, ठीक है। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। बोधगम्य मतलब समझने योग्य हो, जो सब आसानी से समझ सके। शैली रोचक होनी चाहिए, पढ़ने में इंटरेस्टेड होनी चाहिए कि जो पढ़ रहा है उनको लगे कि अरे भाई मुझे तो पूरा पढ़ना है। विचारों में प्रवाहमयता एवं तारतम्यता होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए और एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए कि जो पढ़ते आ रहे हैं वो बस बिल्कुल एकदम इस तरह से कोरिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं प्रिंट माध्यम के कुछ उदाहरण, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का जहाज ऑस्ट्रेलिया में मिला। अब ये है, ठीक, कुछ उदाहरण। कैनबरा एजेंसी, नेपोलियन बोनापार्ट का जहाज ऑस्ट्रेलिया में मिला है। इस जहाज का इस्तेमाल उन्होंने अपने निर्वासन के दौरान फ्रांस में दोबारा प्रवेश करने के लिए किया था। ऑस्ट्रेलियाई फिल्मकार और टूटे जहाज के खोजकर्ता बेन क्रॉप का दावा है कि उत्तरी क्वींसलैंड से दूर गहरे पानी में स्विफ्ट स्योर जहाज मिला। क्रॉप ने केप यार्क प्रायद्वीप जाने के लिए लॉकहार्ट रिवर से दूर मगरमच्छ से भरे पानी में तैराकी का खतरा मोल लिया। वे आश्वस्त होना चाहते थे, मतलब आश्वस्त मतलब पूरी तरह से उनको विश्वास होना चाहिए, भरोसा कि हाँ ऐसा है, ठीक है। वे आश्वस्त होना चाहते थे कि जिसकी तलाश वे वर्षों से कर रहे थे वह वही जहाज है या नहीं। मतलब उन्हें पूरा वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए था कि भाई हाँ यस ये सही है, ट्रू है, सत्य है। क्रॉप बोल्ट मिट्टी के बर्तन और कंकड़ों को देखकर इस नतीजे पर पहुंचे कि वह स्विफ्ट स्वेयर ही है। जहाज वर्ष 1815 का है, जब नेपोलियन इटली से दूर अल्वा द्वीप में निर्वासन में रह रहे थे। वे 337 टन वाले इस जहाज के जरिए द्वीप से भागे थे। वह अपने देश को दोबारा हासिल करने के लिए जहाज का नाम ये स्विफ्ट स्योर रख दिया। इसके बाद उन्होंने लुई 18वें को हराया व उन्हें निर्वासन में जाने को मजबूर किया। निर्वासन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ब्रिटेन ने वाटरलू की लड़ाई जीतने के बाद पुरस्कार स्वरूप जहाज कब्जे में लिया और नाम बदलकर इसका इस्तेमाल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जलमार्ग में करने लगे। हो गया। इस तरह से कुछ समय सीमा, शब्द सीमा दी जाती है कि हमें किस तरह से करना है, ठीक है। अब है देश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों को मिली हरी झंडी। अब ये भी है प्रिंट मुद्रित माध्यम। नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमसीआई की सिफारिश पर देश में 14 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। इससे इस बार एमबीबीएस की 1900 सीटें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा 6 कॉलेजों को पहली बार सीटें बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इससे 290 एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जिन 14 नए कॉलेजों को मंजूरी दी गई है उनमें से 3 कॉलेज उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें से सहारनपुर में शेख उल हिंद मौलाना हसन मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू होगा। पहले साल इसमें एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। यह सरकारी कॉलेज होगा।
दो अन्य कॉलेज निजी होंगे। सीतापुर में हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 150 सीटें और वाराणसी में हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 150 सीटें होंगी। यूपी में इससे एमबीबीएस में 400 सीटें बढ़ी हैं। कब का दिया है ये? 16 जून 2015, हिंदुस्तान से साभार। रेडियो श्रव्य माध्यम है। अब रेडियो की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है। तो रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य। श्रव्य मतलब सुनने वाला। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है, क्योंकि जितने अधिक इसके श्रोता होते हैं तभी तो कहते हैं कि रेडियो श्रोताओं से संचालित होने वाला एक माध्यम है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर शब्दकोश में उसका अर्थ भी देख सकते हैं। शब्दकोश समझते हो? शब्दकोश मीन्स होता है डिक्शनरी। जो पढ़ते पढ़ते कोई शब्द यदि समझ में नहीं आया तो उसको हम डिक्शनरी में देख सकते हैं या किसी से पूछ भी सकते हैं। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उससे बुलेटिन के प्रसारण समाचार का इंतजार करना होगा कि किस समय, क्योंकि अब समाचार प्रसारण ये ऐसे बताया जाता है ना, इस समय होगा तो 8 बजे होंगे तो 9 बजे होंगे, दूरदर्शन आकाशवाणी से कुछ भी मतलब एक समय निर्धारित होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग नहीं हो सकता और इसलिए उसका इंतजार करना होगा। फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा, जिस तरह से सुनाया जा रहा होगा। वह इधर उधर नहीं जा सकता और ना ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का माध्यम लेने का ही समय होता है कि मान लीजिए कोई शब्द या कोई वाक्य उसको समझ में नहीं आया तो वो ये नहीं रोकने पॉज नहीं कर सकता है उसको कि मैं जरा डिक्शनरी में देख लूं। वो तो बढ़ता जाता है ना अपने अकॉर्डिंग। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। इस तरह स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दें। जो समझ में नहीं आ रहा है या जो उन्हें अजीब सा लग रहा है तो वो बंद कर देंगे, नहीं सुनना। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है, ठीक है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। जैसे रेडियो में सिर्फ हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन टेलीविजन में क्या होता है कि सुनाई तो दे ही रहा है, बोल तो रहे हैं, साथ ही साथ दृश्य भी दिखाए जा रहे हैं। तो जब किसी शब्द को या किसी शब्द का अर्थ किसी को नहीं आ रहा होता है तो वो उस सीन को देखकर समझ जाते हैं कि अच्छा ओके ये बात की जा रही है, चाहे वो बड़े हो बुजुर्ग हो, ठीक है। तो वो दृश्य को देखकर, उस सीन को देखकर अर्थ समझ जाते हैं, क्योंकि इसमें तस्वीरों का महत्व अधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है। जो भी टेलीविजन में चल रहा होता है, जो भी कहा जाता है समाचार वाचक के द्वारा, उसी तरह के वहां दृश्य भी दिखाई देते हैं। और जबकि रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है, ठीक, वहां कोई दृश्य या सीन्स नहीं दिखाई देते हैं। रेडियो समाचार की संरचना कैसी है? तो रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि जो भी शब्द या जो भी वाक्य लिए जाते हैं तो उनको कितनी सटीकता से बोला या कहा जाए ताकि वो समझ में भी आए। जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं, ताकि सब समझ भी सके ना, क्योंकि सुनना ही एकमात्र उसका तरीका है। तो दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड
या इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। पहले मुख्य मुख्य खबरें, उसके बाद नीचे। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। चाहे रेडियो के लिए लिख रहे हो, चाहे टेलीविजन के लिए लिख रहे हो, हर एक, चाहे समाचार पत्र के लिख रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इस शैली में लिखी जाती हैं। ये शैली पता है ना, सबसे पहले प्रमुख बातों को शामिल किया जाता है, सबसे पहले अत्यधिक प्रमुख बातों को शामिल करते हुए। समाचार हो, टीवी हो या रेडियो हो। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली देखो तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो सबसे अनिवार्य तथ्य, मतलब समझते हो ना, फैक्ट्स, ठीक है। तो जो भी सबसे महत्वपूर्ण होगा वो सबसे ऊपर हेडिंग में लाया जाता है और उसी से रिलेटेड फिर खबरें प्रस्तुत की जाती हैं उल्टा पिरामिड शैली में। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में ही आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। ध्यान रखिएगा, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। सबसे पहला है इंट्रो। तो समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। जो सबसे पहला इंट्रो, ठीक है, उसको मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। कौन सा? इंट्रो या फिर मुखड़ा। दूसरा है बॉडी। इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले इंट्रो, उसके बाद आई बॉडी। लास्ट और थर्ड है समापन। इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसमें प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जाती है। जो भी बोला गया है इंट्रो में, उस घटना से रिलेटेड कुछ तथ्य भी दिए जाते हैं। आवश्यक होने पर समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को हटाकर समाचार समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। अब है रेडियो समाचार के इंट्रो के उदाहरण। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। रेडियो का। महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। तो ये मुख्य रेडियो समाचार के इंट्रो के उदाहरण है। ठीक है। रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी बुनियादी बातें कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक, आवश्यक, अनिवार्य बातें हैं जो रेडियो के लिए जब समाचार लेखन होता है तो उनमें अनिवार्यतः शामिल की जाती। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी, बिल्कुल स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई दिक्कत ना हो। समझ में आया? ठीक है। कि जो भी समाचार, जो पाठक होते हैं, जब उनके कानों तक ये समाचार पहुंचे तो इतना साफ सुथरा और इतना मतलब रिलेटेड होना चाहिए जो बताना चाहते हैं, कि वो सुनकर ही पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। क्योंकि कोई दृश्य तो होते नहीं है, वो तो सिर्फ श्रव्य माध्यम है। ठीक। तो किसी भी तथ्य को भूलना नहीं है और सबसे पहले जो भी समाचार वाचक या वाचिकाएं हैं वो आराम से उसको पढ़ सके, कोई उनके सामने पढ़ने में प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है
और इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ता है या वे भ्रमित हो जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। हाशिया समझते हो? मार्जिन। ठीक है, मार्जिन को हिंदी में हाशिया कहते हैं। एक लाइन में अधिकतम 12 या 13 शब्द ही होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शब्द विभाजित नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे से फ्लुएंस वे में लिखे जाने चाहिए, स्पष्ट रूप में लिखे जाना चाहिए, जिससे कि समाचार वाचक या वाचिका उनको अच्छे से बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ, प्रवाहमयता के साथ पढ़ती जाए, तभी जाकर कनेक्टेड रहेगा दर्शक या पाठक या श्रोता। ठीक है, पृष्ठ के आखिरी में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, एविबिएशंस, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। अंत में जब समाचार पढ़ा जाता है और जो अंतिम पंक्तियां है उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अन्यथा जबान लड़खड़ाने लगती है, जिससे कि वाचक पर मतलब जो वाचक है उनको तो परेशानी होगी, दिक्कत होगी, साथ ही साथ जो सुन रहा होगा उसका जो एकदम कनेक्शन जुड़ा है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला है, रेडियो समाचार लेखन में अंक कैसे लिखें? कैसे लिखे जाते हैं अंक? इसमें अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। कैसे? जैसे नंबर 1 है, 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में, रेडियो समाचार की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 से 10 तक के जो अंक हैं उनको शब्दों में लिखना चाहिए। पता है ना, इस तरह से जैसे 1 है, ठीक, फिर 2 है, तो 1 से 10 तक के जो अंक रहेंगे उनको तो लिखना चाहिए शब्दों में, और उसके बाद 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखते जाना आप। जैसे अब यहां लिखा है, क्या लिखा है ये? 28 है, 37 है, 55 है, 0 है। अब क्या लिखा है ये? तो इसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए लिखा कैसे जाना चाहिए? 28,37,550। शब्दों में जब लिखेंगे तो किसी को भी सोचने या कैलकुलेट करने की आवश्यकता या नौबत नहीं आएगी और बहुत आसानी से पढ़ा जाएगा। समाचार की भाषा क्या है? इसको अंकों में ना लिखकर शब्दों में लिखना है, जैसे 28,37,550 लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक या वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। यह ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अखबारों में प्रतिशत और ये जो अंक जैसे चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है। अतः इन्हें प्रतिशत और डॉलर, ठीक है, जैसे इस तरह का समाचार पत्र की जब समाचार भाषा, रेडियो की जब समाचार की बात हो रही हो तो इस तरह का ना लिखे या इस तरह का डॉलर ना लिखे, जबकि इन्हें पूरा शब्दों में लिखे, प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। जहां भी संभव और उपयुक्त हो, दशमलव को उसके नजदीक पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इसी तरह 28,37,550 रुपए को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझाने के लिए बेहतर होगा। वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते। ठीक है, 98 ही रहेंगे। मुद्रा स्फूर्ति के आंकड़े नजदीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफी कठिन होता है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते, जैसे 15 अगस्त 1985, ना कि 15 अगस्त 1985। ठीक है, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम छपकर आता है, जबकि रेडियो पर 2400 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या डैश डैश कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जा सकता है।
इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। संक्षिप्त अक्षरों के इस्तेमाल में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाना चाहिए और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा कर दिया जाए, फिर संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग किया जाए। टेलीविजन में दृश्यों की महत्ता सबसे अधिक है। बिल्कुल, टेलीविजन की हम ओर चल रहे हैं तो वहां पर दृश्यों की महत्ता अधिक है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि टेलीविजन देखने और सुनने दोनों का माध्यम है। जैसे हमारे शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो, जो भी हम बोल रहे हैं वो उसी तरह के सीन भी चल रहे हो। टेलीविजन लेखन, प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफी अलग है। इनमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला होती है और टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है, अर्थात जो भी बोला जा रहा है उसके साथ दृश्य, सीन्स भी चलना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव लगता है और तभी दर्शक जुड़े रहते हैं। जैसे अगर शॉर्ट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बातें लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई तो हम उसी का जिक्र करेंगे, है ना। अब है कि रेडियो टेलीविजन समाचार की भाषा तथा शैली। रेडियो टेलीविजन आम आदमी के माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान, मजदूर तक सभी होते हैं। इन सभी लोगों की सूचना की जरूरत है पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी की समझ में आसानी से आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और उसकी गरिमा के साथ कोई समझौता भी ना करना पड़े। अब चलते हैं हम एक और टॉपिक की तरफ। रेडियो और टेलीविजन के समाचारों में आपसी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जैसे वाक्य छोटे हो, सीधे हो और स्पष्ट हो। बड़े बड़े वाक्यों को बोलने से बचना चाहिए। जब भी कोई खबर लिखनी हो तो उससे पहले प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। यदि समझे कि नहीं, सिर्फ लिखते रहेंगे तो लिखते ही जाएंगे, समझ में नहीं आएगी। ठीक है। कितनी सरल संप्रेषणीय भाषा प्रभाव लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ लें। जो भी हमने लिखा है उससे पहले हम बोल बोल कर पढ़ लें। यदि हम अच्छे से बोलकर पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मतलब श्रोताओं को भी समझ में आ जाएगी। भाषा प्रभावमयी होनी चाहिए। सावधानियां हैं कि रेडियो, टीवी, समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है बिना रोक टोक के, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित हैं, जैसे उपर्युक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है, क्योंकि हाँ, समाचार पत्रों में इनका प्रयोग होता है लेकिन टीवी में नहीं। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। जैसे पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, इसकी वजह पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, ज्यादा स्पष्ट है। द्वारा से बचा जाता है। तथा, एवं, अथवा, वा, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए और उनकी जगह और, या लेकिन, मतलब कि जो आम लोगों को आसानी से समझ में आ सके उसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अंतररंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मतलब उपमा, मतलब ऐसे उदाहरण ना दे बड़े बड़े जो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप में से हो और जहां जरूरी हो वही होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रभाव को बाधित भी कर देते हैं। वाक्य छोटे छोटे हो, एक वाक्य में एक ही बात होनी चाहिए। वाक्यों में तारतम्य ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता ना लगे। शब्द प्रचलित हो और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीदारी बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने गए हैं। इंटरनेट पर जिसमें सब कुछ है शामिल, जिसमें पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब इसके बारे में तो आप बेहतर जानते हैं, क्या क्या शामिल है इसमें, क्या आप बता सकते हैं? इसमें समाचार देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, देश विदेश की खबरें विद इन सेकंड्स, कुछ ही पलों में सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है। तो भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है।
पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल करीब 50 से 55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झूमरी तलैया से लेकर उनुलुलु तक की खबर पढ़ सकते हैं, दुनिया भर की चर्चाओं और परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें भी खंगाल सकते हैं। कितना भी पुराना, वर्षों पुराना इतिहास खोज सकते हैं, कुंडली, जन्म पत्र सब कुछ निकाल सकते हैं। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना या मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्ति सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट या सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वह उसकी कमियां भी हैं, खामियां भी हैं। अश्लीलता, दुष्प्रचार, गंदगी फैलाने का भी एक जरिया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम और औजार के तौर पर इस्तेमाल यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह पर ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन तथा पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज कुछ ही समय में इंटरनेट विश्वव्यापी संचार के भीतर से कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक जमाना था जब टेली प्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। और हर तरह जितने भी पत्रकारिता या फिर समाचार पत्रों के जितने भी रूप है, सब कुछ यहां पर है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों या लेखों, चर्चा परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। वही है इंटरनेट पत्रकारिता। सब कुछ, सारी कुछ खोजबीन। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध है। कई प्रकाशन समूह ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। इतिहास देख लेते हैं। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास का पहला दौर था सन 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर, याद रखिएगा, पहला दौर कब से कब, 1982 से 92 तक। ठीक है, दूसरा है 1993 से 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। ठीक है, पहला 1982 से 92 तक, 93 से 2001 तक और फिर 2002 से अब तक है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग दूसरा के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। समझ में आया? 1983 से 2002 के बीच। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउजर व औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, सब कुछ सर्च किया सकता है, सब कुछ ढूंढा जा सकता है। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार वाला बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार, टेलीविजन समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों, प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया, पर उतनी ही तेजी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी।
सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कितने लोगों को? 50 लाख। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज्यादातर .com कंपनियां बंद हो गईं। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूह ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा, चूंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग ये जानते थे कि और चाहे जो भी हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के दौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं। इंटरनेट सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। आप देखिए ना, जब महामारी ने हम सबको, पूरी दुनिया को जकड़ लिया था, तब इंटरनेट के माध्यम से ही स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई की, टीचर्स ने पढ़ाया भी, सेल्फ स्टडी भी की और अपनी परीक्षाओं को भी अच्छे खासी तरीके से अंजाम दिया। ठीक है, तो यही दिया है कि कहा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ और तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। अब देखते हैं भारत में इंटरनेट क्या है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ। ठीक है, पहला कब से? 1993 से। भारत की बात करें, दुनिया में 1982 से था और दूसरा 2003 से। पहले दौर में हमारे यहां भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके या वही रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, IBN, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती है उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज प्रमुख है। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इंफोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रीडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तहलका.com को, यह भी याद रखिएगा। हिंदी नेट संसार, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की ही है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टॉफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे कि पत्रकारिता की वह ताजगी जाती दिख रही है जो शुरू में नजर आती थी। कहीं भी जैसे कुछ बहुत आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाए, यदि वहीं कहीं उसमें कमी आ जाती है तो अपने आप वो पीछे की तरफ धंसती नजर आ जाती है। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं, जैसी अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अपने शैशव काल में है, मतलब शिशु अवस्था में, स्टार्टिंग में है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। इसके लिए कीबोर्ड का मानकीकरण करना चाहिए ताकि हिंदी भी आसानी से टाइप हो सके और आसानी से उसकी साइटों को ओपन किया जा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न माध्यमों की लेखन में आपने समझ लिया है, रेडियो जाना, टेलीविजन जाना, ठीक है, इंटरनेट भी जाना, सबकी कमियों और खूबियों के बारे में भी जाना। और अब आप और भी बेहतरीन तरीके से चैप्टर के माध्यम से समझ गए होंगे कि परीक्षाओं में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आई होप, आशा करती हूं कि आप बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे।
इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एनटीएससी ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की सभी परीक्षाओं के बारे में भी आपको जानकारी प्रदान की जाती है। सभी विषय के वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी एकदम फ्री। साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें आपके एमसीक्यूज रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, सैंपल पेपर्स रहेंगे, जिनमें आप आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और उनको क्रैक भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।